नमस्कार, न्यूज 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जयरथ। मोदी सरकार का आज दूसरा कैबिनेट विस्तार हुआ। मोदी सरकार के इस विस्तार में 19 नए मंत्री बनाए गए, जबकि 5 मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई। वहीं प्रकाश जावड़ेकर का प्रमोशन भी हो गया, उन्हें कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई। बाकी के 19 नेताओं ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली। राजस्थान से सबसे ज्यादा 4 मंत्री बनाए गए। यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात से 3-3 मंत्री बनाए गए हैं। वहीं महाराष्ट्र से 2 नेता मंत्री बनाए गए, जबकि पश्चिम बंगाल और असम से 1-1 मंत्री बनाए गए हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर किन समीकरणों का ख्याल रखते हुए इन नए चेहरों को मोदी सरकार में जगह दी गई है। तो अनुप्रिया पटेल जो है वो एमपी मिर्जापुर से हैं और उन्हें टीम मोदी में शामिल किया गया है। यूपी के कुर्मी वोट पर उनका काफी प्रभाव है और इस वजह से उन्हें टीम मोदी में जगह दी गई है। यूपी में आपको बता दें कि 4 से 6% तक कुर्मी वोट बैंक है। तो इसके अलावा महेंद्र नाथ पांडे भी हैं, एमपी चंदौली से हैं और इनको इसलिए जगह दी गई है क्योंकि उनकी एक काफी साफ सुथरी छवि है। प्रोफेसर रहे हैं वो बीएचयू के, और इसके अलावा 8 से 9% जो है वो ब्राह्मण का वोट बैंक है, जिस पर उनकी नजर है। कृष्णा राज एमपी है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से, इनको भी टीम मोदी में शामिल किया गया है। यूपी में दलितों पर इनकी अच्छी पकड़ है और साफ है कि दलित वोट बैंक पर जो है वो अब बीजेपी की पूरी नजर है, मोदी सरकार की पूरी नजर। और यूपी में चुनाव बिल्कुल पास। अजय तामता है एमपी अल्मोड़ा से, अनुसूचित जाति के वोटरों पर पकड़ बनाने के लिए मोदी सरकार में इनको शामिल किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि ऐसे चेहरों को शामिल किया गया है जिनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा है। मोदी सरकार ने इस बार बिल्कुल यही ध्यान रखा है। विजय गोयल को भी मोदी कैबिनेट में अब जगह मिल चुकी है। टीम मोदी के वो सदस्य बन गए हैं। वाजपेयी सरकार में वो राज्य मंत्री भी रह चुके हैं और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि एमपी के बीकानेर से एमपी हैं, बीकानेर से राजस्थान से अर्जुन राम मेघवाल, और ये भी अब जो है टीम मोदी के एक नए चेहरे बन चुके हैं। इनकी पहचान जो है वो खास तौर पे ये है कि वो साइकिल पर आते हैं जब भी वो संसद जाते हैं, तो इस वजह से भी उनकी छवि जो एक अलग सी अच्छी सी बनी हुई है। और एसएस आलूवालिया जो है वो है एमपी दार्जिलिंग से, और केंद्र में मंत्री पद का जो उनका अनुभव है वो काफी पुराना है। इसके साथ साथ जो अब मोदी सरकार की नजर है वो पंजाब के वोटर्स पर भी है, इसलिए उनको जगह दी गई है। और इसके अलावा पुरुषोत्तम भाई रूपाला है, गुजरात से राज्यसभा सांसद रह चुके हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और नए चेहरे हैं अब टीम मोदी के। तो यहां पर इन लोगों को जो है वो जगह दी गई और टीम मोदी जो है वो अब बेहतर नजर आ रही है। और कहा जा रहा है कि अब मोदी के मंत्रिमंडल में जो शामिल हुए हैं वो नए राज्य मंत्री ने शपथ ग्रहण के बाद आपको सुनाते हैं कि क्या कहा। मैं बड़ा उत्साहित हूँ। एक नई फील्ड मुझे काम करने की दोबारा से मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने जो मेरी को जिम्मेदारी दी है, मैं समझता हूँ कि भगवान मुझे उस जिम्मेदारी को निर्वहन करने का पूरा जोश दे। हर पॉलिटिकल पार्टी के निर्णयों में चुनावी रणनीति भी रहती है, समीकरण भी रहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में केंद्र द्वारा जो विकास योजनाएं हैं वो बेहतर ढंग से लागू हों और जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अड़ंगा डाल रही हो उसका कैसे मुकाबला किया जाए, यह भी हमारी जिम्मेवारी है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को मतलब केंद्र के मंत्रिमंडल में एंट्री करने का मौका मिला है। नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने ये निर्णय ले लिया जी, इसीलिए हम उनका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। ये सबसे बढ़िया बात आपने बोली है, क्योंकि जिस प्रकार से आजादी के बाद इस देश के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बनी है और भारतवासियों को पूरा विश्वास है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है। जो भी अनुभव मेरे पास रहे हैं उस अनुभवों का लाभ लेते हुए आने वाले समय के अंदर और अच्छे विकास के अंदर हम कैसे जा सकते हैं उसकी पूरी तैयारी के साथ काम करेंगे। मंत्रिमंडल में शामिल करना वो प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है और उसकी जो हमारे से व्यक्तिगत से अपेक्षा होगी
वो पूरी करने की हम अवश्य कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूँ देश और असम और नॉर्थ ईस्ट के लिए कुछ सेवा बढ़ाऊं, यही मेरा मतलब मन का इच्छा है। और जैसे जैसे उनका मार्गदर्शन में किस तरह आगे बढ़ना है, वो भी उनका मार्गदर्शन मिलने के बाद उसी तरह से आगे बढ़ूंगा। तो एक और जहां आगामी चुनावों को देखते हुए मोदी मंत्रिमंडल में नए चेहरे शामिल हुए और निशाना कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पर भी है, वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं रहना चाहती। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को उबारने के लिए पार्टी प्रियंका गांधी वाड्रा को बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका वाड्रा उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकती हैं। जरूरत पड़ने पर प्रियंका वाड्रा उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका इसके लिए तैयार भी हो गई हैं। कांग्रेस अपनी सीटों को बढ़ाना चाहती है, इसमें प्रियंका का रोल बड़ा हो सकता है, क्योंकि कल भी एक बड़ी बैठक चली है सोनिया गांधी के घर पर, जिसमें राहुल गांधी भी थे। शीला दीक्षित को भी कांग्रेस यूपी में प्रचार समिति का अध्यक्ष बना सकती है। अनाउंसमेंट हो जाएगा तब आपको पता चल जाएगा, इससे पहले ना मैं हाँ या ना या जा रही हूँ नहीं जा रही हूँ कुछ नहीं कह सकती। हम भी आशा कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं, पर कब आना है, किस रूप में आना है, ये तो प्रियंका जी को, राहुल जी को और सोनिया जी को तय करना है। प्रियंका को सक्रिय राजनीति में लाने की मांग कांग्रेस के अंदर लगातार उठ रही है। यूपी में कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी प्रियंका को लेकर बड़े ऐलान की बात कह चुके हैं। यूपी कांग्रेस कमेटी ऐलान कर चुकी है कि प्रियंका प्रदेश में 150 रैलियों को संबोधित करेंगी। इससे पहले प्रियंका अपने पारिवारिक चुनावी क्षेत्र अमेठी और रायबरेली में ही चुनाव की कमान संभालती रही हैं। यूपी कांग्रेस के नए प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने भी प्रियंका को अमेठी और रायबरेली से बाहर प्रचार का प्रस्ताव दिया था। तो वहीं कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए दिल्ली में हाउसिंग प्लान को मंजूरी दे दी है। स्कीम के तहत दिल्ली में 7 जगहों पर 26,000 फ्लैट्स बनाए जाएंगे। इस योजना पर 32,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इसके साथ ही 2022 तक इसका पूरा होने की उम्मीद भी की जा रही है। फिलहाल दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिए 7 इलाकों में करीब 13,000 फ्लैट्स हैं। जिन इलाकों में फ्लैट्स बनाए जाएंगे उनमें शामिल है सरोजनी नगर, नेताजी नगर, त्यागराज नगर और नारोजी नगर। तो 4G स्पीड का वादा करके 2G स्पीड देने वाले ऑपरेटर्स पर अब ट्राई नकेल कसने जा रही है। ट्राई ने माई स्पीड नाम से एक ऐप लॉन्च किया है, जिसके जरिए ग्राहक अपने स्मार्टफोन पर नेटवर्क की स्पीड चेक कर पाएंगे और इससे सीधे ट्राई को भी भेज पाएंगे। ट्राई इस डेटा को इकट्ठा करके बेहतर सेवाएं देने वाले ऑपरेटर्स के नाम बताएगा। माई स्पीड ऐप को मोबाइल सेवा ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप मोबाइल नेटवर्क की कवरेज, डेटा स्पीड, मोबाइल फोन और ग्राहक की लोकेशन ट्राई को भेजेगा। ट्राई मोबाइल ग्राहकों को मिलने वाली एवरेज स्पीड पर कंसल्टेशन पेपर जारी करेगा। हमारे साथ TRI चेयरमैन RS शर्मा। सर, माई स्पीड ऐप आपने शुरुआत की है, इसकी एक उपभोक्ता को क्या फ़ायदा होगा इससे? देखिए, उपभोक्ता को फ़ायदा ये होगा कि उनकी जो स्पीड जो उनको मिल रही है वो अपनी स्पीड देख सकेंगे और अपनी स्पीड को दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कर सकेंगे, क्योंकि हम इस स्पीड का बारे में जो आंकड़ा आएगा उस आंकड़े को TRAI के पोर्टल पर जाएगा वो, और बहुत सारे लोग क्राउड सोर्सिंग करेंगे तो एक प्रकार से एक स्पीड एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी है उसका एक नक्शा बन सकेगा। और तब जो है जो उपभोक्ता है उसके पास चॉइस रहेगी कि वो सबसे अच्छे जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके पास जाए, और इससे एक प्रकार की स्वस्थ प्रतियोगिता भी प्रारंभ होगी जो हमारे सेवा देने वाले जो लोग हैं उनके बीच में। सर, जो अगर कंपनी अगर एवरेज स्पीड भी मेंटेन नहीं कर पाते तो आप उनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है, क्योंकि ये जो स्पीड है जो अभी ब्रॉडबैंड कनेक्शन दिए जा रहे हैं, डेटा कनेक्शंस हैं, उनमें कोई मिनिमम स्पीड के लिए, जैसा मैंने अभी बताया कि वायरलेस की स्थिति में कोई मिनिमम स्पीड प्रेस्क्राइब करने में टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स अपनी कठिनाई बताते हैं। तो वैसी स्थिति में हम लोग यही कर रहे हैं कि ठीक है, रैंडमली हम कलेक्ट करेंगे कितनी स्पीड है और उसके हिसाब से एक प्रकार से एवरेज मैप बनेगा उसका। तो सर, कोई एक्शन होगा? कल कंपनियां कई बार हो सकता है कि एवरेज स्पीड भी नहीं दे पाती हैं, आप 3G की बात करते हैं, 2G भी नहीं मिलता। एक्शन के दृष्टिकोण से आप इसको ऐसे मान के चलिए कि ये एक प्रकार से क्राउड सोर्सिंग का तरीका है, जिससे पता चलेगा कि किसकी क्या स्पीड है, किस सर्विस प्रोवाइडर की किस पर्टिकुलर एरिया में किस वक्त में क्या स्पीड है। उससे एक प्रकार से कंज्यूमर को ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, कंज्यूमर चॉइस बढ़ेगी और लोगों के बीच में प्रतियोगिता बढ़ेगी। मैं समझता हूँ इससे अपने आप में
क्वालिटी ऑफ सर्विस में सुधार आने की संभावना है। नेट न्यूट्रलिटी पर कंसल्टेशन का आज आखिरी दिन है कमेंट्स देने का, कब तक हम देख सकते हैं फ्रेमवर्क इसके ऊपर गाइडलाइंस? नहीं, ये तो प्री कंसल्टेशन है। मुझे लगता है कि बहुत शीघ्र ही हम लोग इसमें अंतिम कंसल्टेशन जो लाएंगे और उसके बाद हम लोग 1-1.5 महीने में उसको अंतिम रूप देंगे। आखिरी सवाल, स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस पर कब तक रिकमेंडेशन आप अपनी? सरकार ने हमें रेफर किया है, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। और मोदी सरकार रेलवे यात्रियों से ज्यादा किराया वसूल करने के लिए नई नीति पर काम कर रही है। सुविधा से लैस नई ट्रेन चलाओ और मनमाफिक किराया वसूलो। जी हां, इस नई नीति पर काम करते हुए रेल मंत्री सुरेश प्रभु नई ट्रेन प्रणाली को पटरियों पर दौड़ाने के लिए तैयार हैं, जिसमें यात्रियों को सुविधाओं के नाम पर बहुत कुछ दिया जाएगा, लेकिन इन सब के एवज में यात्रियों को अपनी जेब ढीली करनी होगी। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने यात्री ट्रेनों से कमाई का नया और आसान तरीका निकाला है। ये तरीका है सुविधाओं से लैस नई ट्रेन चलाओ और ज्यादा किराया वसूलो, यानी एक तीर से 2 निशाने। सुविधाओं के नाम पर रेल यात्री ज्यादा किराया देने में झिझकते नहीं हैं। माननीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी ने इस साल अपने बजट की स्पीच में कुछ पैसेंजर के सफ़र के नए प्रोडक्ट्स की घोषणा की थी। इनका पर्पज़ ये रहेगा कि ये ऑफ कोर्स इनका इंटीरियर और एक्सटीरियर बेहतर होगा, राइडिंग कंफर्ट बेहतर होगा, इसमें कई फैसिलिटीज़ होंगी, जैसे उदय वाली में तो ऑन बोर्ड एंटरटेनमेंट और डिफरेंट क्विजीन्स वगैरह इस ऑफ रहेंगे। तो इसको हम कॉस्ट रिकवरी मॉडल पे चलाने का रखा है, ताकि हर किस्म के हर सेगमेंट के लोगों के लिए कुछ न कुछ प्रोडक्ट उपलब्ध रहे। रेल मंत्री ने बजट के दौरान 3 नई तरह की ट्रेनें चलाने का ऐलान किया था, जिसमें शामिल है तेजस, फुल थर्ड एसी की हमसफर और डबल डेकर उदय एक्सप्रेस। हमसफर और तेजस का किराया काफी ज्यादा रहेगा। मौजूदा सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस का किराया मौजूदा एक्सप्रेस ट्रेनों के मुकाबले 50% ज्यादा है। इसी तरह दिल्ली और वाराणसी के बीच चलने वाली महामना एक्सप्रेस का किराया 15% ज्यादा है। सूत्रों के मुताबिक तेजस का किराया करीब 40% तक ज्यादा हो सकता है। मौजूदा सुविधा एक्सप्रेस ट्रेन का किराया बेस फेयर से 3 गुना तक चला जाता है। दरअसल रेल किराया बढ़ने पर सरकारों को अक्सर जनता के गुस्से का शिकार होना पड़ता है। ऐसे में रेल मंत्री ने कमाई का नया जरिया खोजा है, जिससे पैसेंजर सेगमेंट में कमाई भी होगी और रेलवे वित्तीय संकट में भी नहीं फंसेगा। रेलवे मंत्रालय इस बात को बखूबी समझता है कि मौजूदा यात्री किराए में यदि जरा सा भी फेरबदल करते हैं तो लोगों का विरोध का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि नई ट्रेन नई सुविधाओं के साथ लैस करके रेलवे मंत्रालय चलाने की कोशिश कर रहा है, जिसका किराया मौजूदा रेल किराए से ज़्यादा होगा। इससे यात्री भी खुश और रेलवे भी अपनी झोली भरने में कामयाब हो पाएगी। कैमरामैन सूरज के साथ समीर दीक्षित, दिल्ली, जी मीडिया। और मॉनसून सीजन में कारों के बढ़ते नुकसान के कारण क्लेम को देखते हुए बीमा कंपनियां एड ऑन कवर को बढ़ावा दे रही हैं। पॉलिसी में एक्स्ट्रा कवर लेकर ग्राहक मॉनसून में होने वाले तमाम दूसरे नुकसान से बच सकते हैं। मुंबई से सिल्की सिंह बता रही हैं कि कार कंपनियां इस सीजन में किस तरह का कवर दे रही हैं। मॉनसून में सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे और जलभराव आम बात है। कई बार ऐसी स्थिति से ही गाड़ियां खराब हो जाती हैं, लेकिन बीमा कंपनियों के स्टैंडर्ड कवर के जरिए कई चीजों के नुकसान की भरपाई नहीं होती, जैसे इंजन सीज होने या इंजन में पानी भरने पर स्टैंडर्ड कवर से नुकसान का खर्च पूरा नहीं होता, जबकि इंजन में पानी भरने पर 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की चपत लग सकती है। बेसिक कवर के तहत पुर्जे बदलने का पैसा देने में भी कंपनियां टाल मटोल करती हैं। गाड़ियों के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट खराब होने पर भी स्टैंडर्ड कवर में कोई पैसा नहीं मिलता। स्टैंडर्ड कवर में केवल फंसी हुई गाड़ियों को निकालकर उसकी साफ सफाई का ही खर्च मिलता है। साधारण मोटर कवर जो ऑर्डिनरी कवर है, इसमें इंजन डैमेज एक्सक्लूशन है, ब्रेक डाउन ऑफ इंजन इज एक्सक्लूडेड। नाउ दिस एड ऑन कवर जो कॉस्ट है एवरेज 0.25% ऑफ द सम इंश्योर्ड, सो ये एडिशनल प्रीमियम देगा तो ये कवर ले सकते हैं। मॉनसून सीजन में कारों के नुकसान के बढ़ते क्लेम को देखते हुए बीमा कंपनियां एड ऑन कवर को बढ़ावा दे रही हैं। जैसे डेप्रिसिएशन कवर के तहत पुर्जों के खराब होने पर उनका पूरा रिप्लेसमेंट खर्च मिलता है। इंजन प्रोटेक्टर प्लान लेने पर इंजन में पानी भर जाने और गियर बॉक्स लॉक होने पर दोनों का खर्च कवर किया जाता है।
जबकि 24 घंटे के असिस्टेंस की सुविधा लेने पर गाड़ी पंचर होने, फ्यूल खत्म होने, गाड़ी टो करने जैसी सहूलियतें मिलती हैं। अगर किसी गाड़ी की वैल्यू 8 लाख रुपए के आसपास है तो 3 से 4 एड ऑन कवर लेने पर खर्च 5,000 से 6,000 रुपए बढ़ जाता है। बीते साल चेन्नई में आई बाढ़ के बाद बीमा कंपनियों को करीब 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा था। बीमा कंपनियां तब से नुकसान कम करने के लिए ग्राहकों को जागरूक भी कर रही हैं, साथ ही एडिशनल कवर को भी ला रही हैं। सिल्की सिंह, जी मीडिया, मुंबई। मेट्रो के कोलाबा से अंधेरी तक SEEPZ तक मेट्रो लाइन बिछाने का ठेका कंपनियों को दे दिया गया है। कंपनियां मॉनसून के बाद प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर सकती हैं। L&T के जॉइंट वेंचर को कुल 5,273 करोड़ रुपए का ठेका मिला है, जिसके तहत पहला काम L&T कफ परेड, विधान भवन, चर्च गेट, हतात्मा चौक के साथ CST तक अंडरग्राउंड टनल और स्टेशन बनाने का है। HCC और रशियन कंपनी MMS के जॉइंट वेंचर को भी मेट्रो लाइन 3 के लिए कुल 2,523 करोड़ रुपए का ठेका मिला है। HCC को छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, CST कालबा देवी, गिरगांव और ग्रांट रोड में टनल और स्टेशन बनाने का काम मिला है, जबकि मुंबई महानगर पालिका के सड़क घोटाले में आरोपों से घिरी कंपनी जे कुमार इंफ्रा के जॉइंट वेंचर को भी 5,012 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। कोलाबा से अंधेरी के SEEPZ तक जाने वाली ये करीब 33.5 किलोमीटर की पूरी तरह अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन होगी। तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट काउंसिल यानी FSDC के बैठक में कहा कि सरकार के सामने पब्लिक सेक्टर बैंकों की परफॉर्मेंस सुधारना सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अलावा रुके हुए प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करना और इकोनॉमिकली वायबल बनाना भी सरकार की प्रायोरिटी है। इसके अलावा सरकार प्राइवेट सेक्टर का निवेश भी बढ़ाना चाहती है। FSDC की बैठक में बैंकों के बढ़ते NPA पर भी चर्चा हुई।